हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं शाकिर सर एक बार फिर से आप सभी बच्चों का 11th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर वेलकम करता हूँ। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है और क्या कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम की अगर हम जनरल वे में बात करें तो इक्विलिब्रियम को अटेन कराने के लिए हमें क्लोज वेसल की रिक्वायरमेंट होती है। जनरली ओपन कंटेनर के अंदर हम इक्विलिब्रियम को अटेन नहीं कर सकते। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है, इससे तो हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन when reactants in closed vessel react together and form products There is no change in the concentration, but there is no change in the concentration of reactant or product. The stage of the system is called equilibrium. जैसे कि एक क्लोज वेसल हमने लिया, ये हम एक क्लोज वेसल लेते हैं, इसको यहां से हम क्लोज कर देते हैं और इस क्लोज वेसल के अंदर हम कोई भी केमिकल जो है वो भर देते हैं। जैसे हमने H2 और I2 को इसके अंदर फिल कर दिया। अब H2 और I2 आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बच्चों? HI बनाएंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ H2 और I2 की कंसेंट्रेशन आफ्टर सम टाइम जो है वो धीरे स्लोली क्या होने वाली है, जब ये HI में कन्वर्ट होंगे तो स्लोली हाइड्रोजन और आयोडीन की कंसेंट्रेशन क्या होगी? स्लोली डिक्रीज होगी, जबकि HI की कंसेंट्रेशन उसी टाइम रेस्पेक्ट के अंदर क्या होने वाली है? इंक्रीज होने वाली है। तो इसकी कंसेंट्रेशन जो है, रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन हम जानते हैं डिक्रीज होता है इन द इंटरवल्स ऑफ टाइम, जबकि प्रोडक्ट का जो कंसेंट्रेशन होता है वो इंक्रीज होता है इंटरवल ऑफ टाइम्स के अंदर। तो लेकिन एक्चुअल में इक्विलिब्रियम की कंडीशन जब अटेन हो जाती है तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन क्लोज वेसल्स के अंदर, जब क्लोज वेसल्स के अंदर हम जो है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर बदलते हैं तो यहाँ एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने की वजह से रिएक्टेंट
प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर सम टाइम जो है वो रिएक्टेंट भी वापस से प्रोडक्ट भी जो है वो वापस से रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। और एक स्टेज ऐसी आती है जबकि हम यह नहीं बता सकते कि किसकी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, यानी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इस कंडीशन पर इक्विलिब्रियम जो है वो एस्टैब्लिश्ड हो जाता है। तो इसका मतलब है इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन है जो केवल क्लोज कंटेनर के अंदर ही पॉसिबल हो पाती है। अगर हम इसी रिएक्शन को ओपन कंटेनर में कराएंगे तो ओपन कंटेनर में क्या होती है, कोई गैस है तो वो गैस एस्केप हो सकती है एनवायरनमेंट में, एनवायरनमेंट में गैस होने की वजह से वो चली जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी क्लोज कंटेनर के अंदर जब हम कोई रिएक्टेंट डालते हैं तो रिएक्टेंट गेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता चला जाता है। आफ्टर सम टाइम जब रिएक्टेंट की क्वांटिटी घटने लगती है और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ने लगती है तो प्रोडक्ट जो है तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है और रिएक्शन रिवर्स हो जाने की वजह से प्रोडक्ट वापस से जो है वो रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में एक पॉइंट ऐसा आता है, एक ऐसी कंडीशन पर आती है जबकि हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में देखें। टाइम के रेस्पेक्ट में अगर हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को देखें तो जैसे ये प्रोडक्ट की रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जैसे कि हम ये मान लेते हैं H2 और I2 को हम A और B मान लेते हैं और प्रोडक्ट की जगह हम C+D लिख देते हैं। तो यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होती है बच्चों, कम होती चली जाती है। इसी तरीके से ये है हमारे पास A+B। इसी तरीके से पहले प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, देन कंसंट्रेशन क्या हो गया C+D, ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, लेकिन आफ्टर इंटरवल ऑफ टाइम कुछ समय के बाद जो है ये प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के बराबर हो गया। तो यहाँ इस पोजीशन पर हमें जो पॉइंट मिलेगा उसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट तो एक कंडीशन हमें ऐसी मिलेगी जबकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमें चेंज होती हुई नहीं दिखेगी। यानी मान लो मैंने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का को एक दूसरे के साथ ट्रीट कराया, रिएक्ट कराया तो 2 मोल अमोनिया का फॉर्मेशन हुआ। 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहा है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इस रिवर्सिबल रिएक्शन को अगर मैं देखूं तो मैंने देखा कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन सपोज करो जब मैंने देखा वो क्या था x मोल पर लीटर, या x की जगह हम मान लेते हैं 10 मोल। मान लो अमोनिया के 10 मोल बने रिएक्शन के अंदर, मान लो अमोनिया के 10 मोल बने। कुछ समय बाद में देखता हूँ तो फिर से मैं देखता हूँ रिएक्शन में 10 मोल ऑफ अमोनिया ही है। तो मैं क्या ऐसा मान लूँ कि रिएक्शन स्टॉप है? नहीं, ऐसा नहीं है, रिएक्शन स्टॉप नहीं हुई है, बट रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर गई है। इक्विलिब्रियम अटेन करने का मतलब मैं किसी भी टाइम पर जब उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पता करूंगा तो मुझे वो सेम मिलने वाला है, यानी उसके अंदर कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे कि रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, यानी इक्विलिब्रियम अटेन
कर चुकी है, और इसे हम जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम नाम देते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक्चुअल में किस रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन इन द रेस्पेक्ट ऑफ टाइम के रेस्पेक्ट में हम उसको जो है वो नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम नाम देते हैं। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो बनता है, केमिकल इक्विलिब्रियम यानी केमिकल रिएक्शंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होता है, ये एक तरीके का डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो आई थिंक आपको इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। जैसे कि हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ये मेरे पास एक कोई बॉडी है, ये मेरे पास कोई एक बॉडी है, और इस बॉडी पर यहाँ से भी फोर्स लग रहा है और यहाँ से भी फोर्स लग रहा है। इधर से मान लो F1 फोर्स लग रहा है इस बॉडी पर, इधर से F2 फोर्स लग रहा है। अगर F1 फोर्स F2 फोर्स के बराबर है तो बॉडी क्या होगी? रेस्ट में होगी। बॉडी क्या होगी बच्चों? रेस्ट में होगी। तो इसका मतलब है बॉडी क्या है? रेस्ट का मतलब ही क्या है? हम क्या कह सकते हैं? तो इक्विलिब्रियम। तो इसका मतलब है कि ये बॉडी फोर्स अपोजिट साइड से इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, बट बॉडी जो है वो रेस्ट की पोजीशन में है, तो हम इसको क्या नाम दे दें? इक्विलिब्रियम। तो चूंकि यहाँ इक्विलिब्रियम एक फिजिकल ऑब्जेक्ट पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, ड्यू टू दिस रीजन दिस टाइप का जो इक्विलिब्रियम है ये कहलाएगा फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम जो है ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, तो ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है। बट अगर यही इक्विलिब्रियम की इसी कंडीशन को हम किसी केमिकल रिएक्शन पर अप्लाई करें, तो केमिकल रिएक्शन पर जब हम इक्विलिब्रियम की इसी कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो इसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम नाम देते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम नाम देते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, बट केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम इज ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब जैसे कि हम यहाँ पर एक कोई बीकर लेते हैं और यहाँ इस बीकर में यहाँ से हम कोई टेप, यहाँ हम एक टेप वाटर इसके अंदर डालते जाते हैं, ड्रॉप ऑफ वाटर इसके अंदर हम डालते जाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, एक छोटा सा होल बना देते हैं, और होल जो है, होल का साइज जो है हम इस टेप के बराबर बिल्कुल रख देते हैं। तो जितना वाटर यहाँ आ रहा है उतना ही वाटर यहाँ से बाहर जा रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ, क्या यहाँ पर इस वाटर का वॉल्यूम चेंज होने वाला है? वाटर का क्या वॉल्यूम चेंज होने वाला है? क्योंकि जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी जितनी वाटर की ड्रॉपलेट्स ऊपर से आ रही है उतनी ड्रॉपलेट्स जो है वो नीचे वापस से जा रही है। तो यहाँ वाटर का वॉल्यूम चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन हर टाइम पर, क्योंकि वाटर का वॉल्यूम जो है यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, रेस्ट की कंडीशन में है, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस तरीके के इक्विलिब्रियम को जो कंटिन्यू चलता रहता है, यानी रुका हुआ नहीं है, चल रहा है, बट हम उसको मेजर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे इक्विलिब्रियम को हम जो है डायनेमिक इक्विलिब्रियम नाम देते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया ए और बी मिलकर सी प्लस डी का फॉर्मेशन करते हैं। तो ए और बी रिएक्टेंट सी और डी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। आफ्टर सम टाइम जब ए और बी रिएक्टिंग स्पीशीज सी और डी में कन्वर्ट होती चली जाएगी, यानी ये डिक्रीज होती चली जाएगी, और ये
इंक्रीज होता चला जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता चला जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट के अंदर क्या होने लगेगा, ये इसकी कंसंट्रेशन वापस से रिएक्टेंट में चेंज होने लगेगी। यानी मैं कह सकता हूं ऐसी कंडीशन पर फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है। तो इक्विलिब्रियम की अगर हम कंडीशन की बात करें तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ पर क्या क्या हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड होगा। कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो नंबर 1, इक्विलिब्रियम must be occur in closed vessels। यानी किसी ओपन कंटेनर के अंदर हम जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि हम यहाँ समझ सकते हैं, मान लो कोई भी रिएक्शन है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन और अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, हम ये ओपन वेसल्स के अंदर करा रहे हैं, ओपन वेसल्स के अंदर ये रिएक्शन हो रहा है। तो ओपन वेसल्स के अंदर रिएक्शन होने की वजह से हाइड्रोजन क्या है, गैस है, नाइट्रोजन गैस है, तो कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन या हाइड्रोजन का क्या होगा, एस्केप कर जाएगा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा। और जो अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है, अमोनिया में क्या है, गैस है, कुछ गैस जो है वो एस्केप करके एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो यहाँ पर रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाएगा। और तो हम ये कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम जो होता है वो केवल क्लोज कंटेनर के अंदर ही किया जा सकता है, क्योंकि क्लोज कंटेनर के अंदर ही हम जो है किसी रिएक्शन को रिवर्स करा सकते हैं। तो हम यहाँ बात कर लेते हैं कि इक्विलिब्रियम मस्ट बी अकर इन क्लोज वेसल्स। दूसरा हम यहाँ लिख सकते हैं it is occur only in reversible reactions। क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन को क्लोज कंटेनर में ही कराया जा सकता है, तो रिएक्शन का रिवर्स होना इसके लिए जरूरी है। और रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन होगा वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाता है एट इक्विलिब्रियम स्टेज। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम पर ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इक्विलिब्रियम पर ए बी सी प्लस डी, तो ए और बी रिएक्टेंट का जो रेट है वो सी और डी प्रोडक्ट की रेट के इक्वल होगा। तो यहां हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाता है। एक चीज हम यहाँ और बात कर सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन बोथ साइड बराबर हो जाती है, यानी कंसंट्रेशन रिमेन कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम पर हम कह सकते हैं एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स remain constant। तो इक्विलिब्रियम पर
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन भी जो है वो इक्वली होता है। तो ये थी हमारे पास इक्विलिब्रियम की कंडीशंस। अब हम फर्स्ट हम इक्विलिब्रियम को केवल क्लोज कंटेनर के अंदर ही प्रोसीड कर सकते हैं। इक्विलिब्रियम केवल रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही होगा, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर ही फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो सकता है। फोर्थ हमने बताया इक्विलिब्रियम में जो रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के बराबर हो जाता है, और इसी स्टेज को हम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी नाम देते हैं। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम की ऐसी स्टेज होती है जहां पर हम जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है उसको मेजर नहीं कर सकते। एक्चुअल में कंसंट्रेशन तो चेंज हो रही है उनकी, लेकिन कंसंट्रेशन को हम जो है इन द रेस्पेक्ट ऑफ द टाइम के रेस्पेक्ट में हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इस तरीके के इक्विलिब्रियम को हम जो है केमिकल इक्विलिब्रियम नाम देते हैं। क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है, अगर किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है, और अगर हम किसी फिजिकल प्रोसेस में इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, जैसे कि वाटर लिक्विड है और वाटर किसमें, वाटर गैस के अंदर कन्वर्ट होता है, तो यहाँ फिजिकल प्रोसेस चेंज हो रहा है। इक्विलिब्रियम और वाटर और गैस यानी लिक्विड और गैस, वाटर वेपर्स, दिस इज वाटर वेपर्स, दिस इज वाटर लिक्विड, तो बोथ आर इन द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर जो है इनकी स्टेट के अंदर चेंज हो रहा है, और स्टेट के अंदर चेंज होने की वजह से ये फिजिकल इक्विलिब्रियम का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम अगर किसी फिजिकल प्रोसेस के अंदर इक्विलिब्रियम यानी रेस्ट की पोजीशन बन रही है तो दैट इज कॉल्ड टू फिजिकल इक्विलिब्रियम। किसी केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो है वो एक इक्विलिब्रियम यानी रेस्ट की पोजीशन जो है वो बन रही है तो उसे हम केमिकल इक्विलिब्रियम नाम देते हैं। और एक तीसरे टाइप का इक्विलिब्रियम होता है जिसको हम बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है कि इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे किसी एक्वस सॉल्यूशन वाटर के अंदर मैंने मान लो किसी HCl को डाल दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दिया, तो क्या बनेगा H प्लस एक्वस के अंदर और Cl माइनस किसके अंदर बनेगा, एक्वस के अंदर। तो किसी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आयंस के अंदर यहाँ भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। इस तरीके से ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, यानी कंसंट्रेशन ऑफ HCl कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और कंसंट्रेशन ऑफ Cl माइनस के इक्वल हो जाए, यानी रेस्ट की पोजीशन बन जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यदि आयंस जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन कर लेते हैं, यानी रेस्ट की कंडीशन अटेन कर लेते हैं, यानी यहाँ पर इनका कंसंट्रेशन, जो मॉलिक्यूल्स आप सॉल्वेंट में ले रहे हैं उस मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन उसकी आयन की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाए, तो क्या होगा, आयनिक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास तीन तरीके का इक्विलिब्रियम हो सकता है। फर्स्ट केमिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड फिजिकल इक्विलिब्रियम और थर्ड इज आयनिक इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं कि इक्विलिब्रियम लो केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। हम जानते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम है, डायनेमिक इक्विलिब्रियम है।
और डायनेमिक इक्विलिब्रियम मैंने अभी आपको बताया कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मेजरमेंट नहीं कर सकते, बट रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही है, बट कंसंट्रेशन इज नो चेंज ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो उसे ही हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम सजेस्ट करते हैं। तो यहाँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम, लो ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें तो लो ऑफ इक्विलिब्रियम जो है ये डिपेंड करता है एक्टिव मास लो पर। लो ऑफ एक्टिव मास लो पर लो ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम जो है वो डिपेंड करता है। क्या होता है लो ऑफ एक्टिव मास? तो ये जो लो ऑफ एक्टिव मास है ये गुलबर्ग और वागे ने, गुलबर्ग एंड वागे ने हमें दिया। अकॉर्डिंग टू लो ऑफ एक्टिव मास रूल, किसी रिएक्शन का अगर हमें रेट कंसीडर करना है तो रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to the concentration of reactant. According to law of active mass rule, rate of reaction, किसी रिएक्शन का रेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एंड रेस टू पावर देयर स्टाइक्योमेट्री। रेस टू पावर देयर स्टाइक्योमेट्री, जैसे कि हम यहां समझ सकते हैं A प्लस बी, मान लो कोई रिएक्शन हो रहा है C प्लस बी। अब हमें इसके लिए लो ऑफ एक्टिव मास लिखना है तो हम इस रिएक्शन का रेट लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर रिएक्टेंट कौन है, A और B, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लिख सकते हैं एक्टिव मास A एंड एक्टिव मास B। सर ये एक्टिव मास क्या होता है? तो इन अर्लियर टाइम ऑफ केमिस्ट्री जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन को जो है एक्टिव मास के रूप में लिखा जाता था। या हम यूँ कह सकते हैं कि एक्टिव मास वह मास होता है जो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो है वो कंज्यूम होता है, वही तो एक्टिव मास होता है। बाकी का जो है जो मास है वो रिमेनिंग मास होता है। तो एक्टिव मास वो मास है जो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन कंज्यूम्ड होने वाला है, और इस एक्टिव मास को हम एक ब्रैकेट के द्वारा लिखते हैं, दिस इज एक्टिव मास। एक्टिव मास मीन्स कंसंट्रेशन। तो यहां हम लिख सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ A एंड एक्टिव मास ऑफ B, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरीके से अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन का लिखना चाहें तो हम लिखेंगे RB, रेट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब की बार रिएक्टेंट ये बन गया, तो भाई रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, बैकवर्ड रिएक्शन है ना, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट होगा, तो हम लिख देंगे एक्टिव मास C एंड एक्टिव मास B। अगर सपोज करो यहाँ 2 होता तो रेस टू द पावर 2 लिखा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेस टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री, इसकी स्टोइकियोमेट्री 2। सपोज करो यहाँ B के 3 मोल होते तो यहाँ 3 लगा देते। सपोज करो यहाँ C के का 1 मोल होता और D के 5 मोल होते तो यहाँ 1 और यहाँ 5, इस तरीके से हम लगा देते। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एक्टिव
लॉ ऑफ एक्टिव मास हमसे कहता है कि किसी रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड रेज़ टू द पावर देयर स्टोइकियोमेट्री, यानी उसकी स्टोइकियोमेट्री का पावर होता है। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में इसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए। गुड डे।